दोस्तों मार्केट में हो रही है एक भूकंप की तैयारी। जो भूकंप ना सिर्फ निफ्टी को 20,000 लेके जा सकता है बल्कि 20,000 तोड़ के उसके नीचे भी लेके जा सकता है। अब ये भूकंप जो है ये क्या है, ये क्यों आ सकता है, ये कब आ सकता है, ये सब चीज़ें दोस्तों जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। मार्केट में इस वीडियो को देखने वाले 4-5 तरीके के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट की आगे की कैसी मूवमेंट हो सकती है वो जानना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टर हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में पैसा लगा रखा है, लॉस हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें भी लॉस हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यू कमर्स हैं, मार्केट में आना चाहते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, क्या सही टाइम है मार्केट में एंटर करने का, समझ नहीं आ रहा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सीखना चाहते हैं। तो ये वीडियो सभी तरीके के लोगों के लिए, सभी को कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। अगर दोस्तों मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में ना कंटिन्यूअसली गिरावट हो रही है। अगर मैं पिछले 1.5-2 महीने की बात करूं तो निफ्टी में ग्रीन कैंडल देखने को ही नहीं मिल रही। ज़्यादातर जो कैंडल है ऑलमोस्ट 80-90% कैंडल यहाँ पे रेड बन रही हैं। और गलती से आप देखो, गलती से अगर कोई ग्रीन कैंडल आ भी गई ना, उसके बाद जो मार्केट की पिटाई हो रही है, यहाँ पे देखो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, फिर मार्केट की जो पिटाई हुई, ओ हो, उसको देख के तो आदमी सोचता है कि भाई ग्रीन कैंडल ना आए तो ठीक है, छोटी छोटी रेड कैंडल आ जाए। क्योंकि जब एक बड़ी ग्रीन कैंडल आती है मार्केट की ऐसी पिटाई होती है, ऐसी पिटाई होती है कि भाई क्या ही बोलें। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और सभी अपडेट्स के साथ में जुड़े रहो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अभी सवाल ये आता है कि मार्केट में ये चल क्या रहा है, ये कब तक चलेगा, क्या मार्केट यहाँ से रिकवर करेगी, कब करेगी, कितना करेगी, क्या कहानी होगी, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे जानते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट जो है वो हाई से कितनी गिर चुकी है। ठीक है, अगर आप मार्केट को क्लोजली ट्रैक कर रहे हो, डिटेल में एनालिसिस करते हो, तो आप सबसे पहले कमेंट में लिख के बताओ कि निफ्टी जो अपने हाई से कितना गिर चुकी है। चेक नहीं करना है, सीधा बताना है। ठीक है, फिर अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, तो पहले आप कमेंट कर दो फिर देखना। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, निफ्टी के हाई से मैं एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करता हूँ और देखते हैं मार्केट में कितनी गिरावट हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में अभी तक 13% की गिरावट अपने हाई से हो चुकी है। मतलब अक्टूबर से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया है। ठीक है, सितंबर के एंड से अक्टूबर से, और तब से मार्केट लगातार गिरता ही जा रहा है। और इस गिरावट में, इस ट्रेंड में मार्केट 13% जो है वो यहाँ पर टूट चुका है। तो मार्केट में एक तगड़ी गिरावट, यहाँ पे एक तगड़ा सेल ऑफ जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये सेल ऑफ रुक भी नहीं रहा। आज के दिन अगर हम लोग देखेंगे तो एक फ्रेश ब्रेकडाउन आ गया है। ठीक है, जो लोग नए हैं, ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनको मैं बता दूं ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर से गिरी, यहाँ पे जो गिरावट का ट्रेंड चल रहा है, गिरने के बाद में मार्केट ना एक कंसोलिडेशन में चलेगी। कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि गिरने के बाद मार्केट ने एक जगह पे सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा बाउंस किया, उसके बाद में फिर सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा बाउंस किया और एक रेंज बना के मार्केट ना खड़ी हो गई एक जगह पे। अगर आप देखोगे तो जिग जैग एक रेंज बना के मार्केट यहाँ पे खड़ी हो गई। ये देख सकते हो, ये एक रेंज मार्केट ने बनाई। और आज के सेशन में देखो मार्केट ने क्या कार्रवाई की है। यहाँ पे आज के सेशन में मार्केट ने अपनी इस रेंज को ब्रेक किया और उसके नीचे निकल गया है। इसको कहते हैं दोस्तों ब्रेक डाउन। मार्केट ब्रेक करके अपनी जो सपोर्ट है उसको निकल गई है नीचे। ठीक है, और ये बहुत ही एक खतरनाक पैटर्न है आने वाले कुछ दिनों के लिए। ठीक है, वो कैसे मैं आपको वीडियो में आगे चलते हुए एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, ये तो हम लोग बात कर रहे हैं बहुत छोटे टाइम फ्रेम की कि भाई ब्रेकडाउन हुआ है, बट ब्रेकडाउन कितने बड़े स्केल का है, कितने बड़े लेवल पे है, वो आप समझने का प्रयास करो। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो मार्केट ने अब क्या किया है, मैं आपको समझाता हूँ क्या कर रहा है अभी मार्केट। अगर आप देखोगे तो मार्केट में ना ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ना डिमांड जोन था। क्या था? एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन था। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट मैं सपोर्ट की लाइन की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट की लाइन थी। हुआ क्या, मार्केट ने जो 26,300 के आसपास का निफ्टी ने हाई बनाया था, वहां से निफ्टी गिरी और आके मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे एक ना सपोर्ट लिया। अगर आप देखोगे तो 26,300 से मार्केट गिरी और वन वे गिरी। 26,300 से मार्केट वन वे गिरी और इतनी बड़ी वन वे गिरावट के बाद में मार्केट क्या करता है, आता है और आके यहाँ पे सपोर्ट लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे आके मार्केट सपोर्ट लेता है। ठीक है, सपोर्ट लेके एक बाउंस करता है, तकरीबन 25,000 तक जाता है। मतलब 26 से 23 आता है, 23 से सपोर्ट लेके मोटा मोटी 25,000 तक जाता है। टेक्निकली अगर बात करें तो 24,800 के आसपास में
फिर मार्केट वापस से गिरता है और एक बार के लिए ऐसा लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट ली, पर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है। इस सपोर्ट को मार्केट इसके अराउंड कंसोलिडेशन करता है, ऐसा लगता है कि यहाँ से बाउंस लेगा, पर इसके उलट हो जाता है, मार्केट यहाँ से गिर जाता है। ठीक है, और अभी भी मार्केट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल पे खड़ा हुआ है, जो कि बहुत बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, छोटा सपोर्ट नहीं है, वहाँ पे मार्केट खड़ा हुआ है। ठीक है, और उसको ब्रेक करते ही तो फिर उसके बाद में तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। अगर उसको भी मार्केट ब्रेक कर देता है ना, तो यहाँ पे भाई कहानी गड़बड़ है। वो लेवल है ये वाला। ठीक है, वो लेवल है 22,800 का। अभी आप कहोगे भाई 22,800 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो 22,800 का अगर आप लेवल देखेंगे तो मार्केट, अगर आप पिछले साल की बात करते हैं 2024 की, तो यहाँ पे इस लेवल पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रिजेक्शन लिया था, और पुराना रेजिस्टेंस है, तगड़ा रेजिस्टेंस है। पुराना रेजिस्टेंस जो है वो जब ऊपर मार्केट उसके जाता है, वापस से आता है, तो फिर वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो ये एक लेवल है 22,800 का, जो मार्केट को यहाँ कह सकते हैं कि भाई डूबते को तिनके का सहारा वाले टाइप की कहानी है। 22,800 का करंटली मार्केट में जो लेवल है। ठीक है, 22,800 क्या है, याद रखना, डूबते को तिनके का सहारा। अभी यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला सवाल ये आता है कि मार्केट गिर क्यों रहा है, मार्केट में इस गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है। तो दोस्तों इस गिरावट के ना वेरियस रीजंस हैं, जो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पहले रीज़न के बारे में। तो अगर दोस्तों पहले रीज़न की बात करें तो मार्केट ने ना पिछले 2 सालों में काफ़ी अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। ठीक है, कोविड से तो मार्केट चला ही है। वैसे अगर आप लोग देखोगे तो कोविड के बाद तो कंटिन्यूअसली मार्केट को चलते हुए 4 साल हो गए हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है, तो मार्केट में क्या है कि बहुत टाइम हो गया मार्केट को चलते हुए। ठीक है, 5 साल ही हो गए हैं मोटा मोटी। ठीक है, 4.5 साल टेक्निकली अगर बात करें तो। फिर उसके अलावा मार्केट में जो करंट स्ट्रीक चल रही है, ठीक है, मार्केट में जो करंट रैली चल रही है, उसको चलते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। अगर आप देखोगे ना करंटली जो मार्केट चल रहा है, यहाँ पे देखना ध्यान से, तो मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया अप्रैल 2023 से, और उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर चल रहा है। 18 महीने लगातार मार्केट ऊपर चला। ठीक है, उसके बाद में मार्केट एक करेक्शन के जोन में आ गया है, क्योंकि अगर आप देखोगे कोविड के बाद जो राइज हुआ वो कितना पीरियड था, उसका कितने महीने राइज हुआ, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कंटिन्यूअसली मार्केट जब बढ़ा, कोविड के बाद में मार्केट 20 महीने बढ़ा था। मार्केट देखो जब कंटिन्यूअसली चलता है ना 1.5-2 साल, तो कहीं ना कहीं मार्केट ओवरबॉट हो जाता है, वैल्यूएशंस महंगे हो जाते हैं। फिर मार्केट कहीं ना कहीं एक करेक्शन देता है, और उसके बाद में वापस से अपना जो अगला मूव है उसको कंटिन्यू करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके बाद भी मार्केट ने करेक्शन दिया था, जो करेक्शन तकरीबन 17% के आसपास में था। इसको मैं आपको यहाँ पे नाप के भी दिखा देता हूँ, बट उस टाइम पे मैं मार्केट में था, उस टाइम पे मैंने बाइंग की थी, तो अच्छी तरह से मेरे को चीज़ें याद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस फॉल में मैंने अच्छी खासी बाइंग की थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली 17% के आसपास में ये बनेगा, क्योंकि मंथली चार्ट पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो उतना एग्जैक्ट नहीं बन रहा, क्योंकि बहुत थोड़े बहुत भी नंबर से ऊपर नीचे हो जाता है। बट ये गिरावट लगभग 17-18% के आसपास में थी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 18% की गिरावट निफ्टी ने दिखाई थी। निफ्टी ने गिरना स्टार्ट किया था 18,500 के आसपास से, और नीचे गिर के मार्केट लगभग 15,300 के आसपास तक आ गया था। उसके बाद में फिर से मार्केट ने एक राइज दिखाया, फिर से करेक्शन दिखाई, फिर चला मार्केट। ठीक है, तो ये कहानी है। और अगर यहाँ से मार्केट देखोगे पहले पिछली बार, तो यहाँ से अगर आप देखो मार्केट को, तो मार्केट बढ़ा 50%। ठीक है, पर यहाँ से देखो पिछली करेक्शन के बाद से तो मार्केट 70% के करीब जो निफ्टी है वो यहाँ पे चल चुका था, 70-72%। तो इतना जो है राइज होने के बाद में करेक्शन मार्केट में बनता है। ठीक है, पिछली बार जो मार्केट है वो लगभग जो है कह सकते हैं कि मोटा मोटी 17-18 या मोटा मोटी 19% के आसपास में, कुछ 17 से 19%, वो एग्जैक्ट नंबर मुझे 17 का लग रहा है। वो आप बाकी चेक करना, चेक करके मुझे कमेंट्स में बताना। ठीक है, मैं तो चेक करके डेटा आपको दिखा ही सकता हूँ अभी, बट मैं आपको भी थोड़ा काम दे रहा हूँ, थोड़ा होमवर्क करके देखो। तो जहाँ तक मुझे नंबर याद आ रहा है वो 17% का नंबर था, जहाँ पे मार्केट जो है वो बॉटम आउट होके वापस से चला था। और अभी मार्केट फ़िलहाल के लिए, पिछली बार अगर 17% पे हुआ था, अभी मार्केट करंटली 13% के आसपास में ऑलरेडी गिर चुका है। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे, एक तो ये रीज़न हो गया, ठीक है, कि मार्केट चला था, एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में हो रही है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे टेक्निकल्स पे अगर मैं बात करता हूँ, तो मार्केट ना कंटिन्यूसली एक यहाँ पे टेक्निकल मूविंग एवरेज है 9 की EMA, 9 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके ऊपर कंटिन्यूसली चल रहा था। कितने महीनों से मार्केट इसके ऊपर चल रहा था? 18 महीने ग्रीन कैंडल बनी, फिर 20 महीने तक मार्केट इसके ऊपर चला, यहाँ पे देख सकते हो।
और फिर 21वें महीने में, दिसंबर के महीने में मार्केट ने पहली बार इसको ब्रेक किया है, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग दिखाई है। पहले भी इसको ब्रेक करता है मार्केट, देखो यहाँ पे इसको टच किया, 9 EMA को बाउंस कर गया, टच किया, बाउंस कर गया, ठीक है, फिर यहाँ पे टच किया, ठीक है, इसमें नवंबर में टच किया, फिर बाउंस कर गया, ठीक है। बट यहाँ पे दिसंबर में इसने इसके नीचे क्लोजिंग दिखाई है पहली बार, ठीक है। जब क्लोजिंग दिखाई है तो मैंने यहाँ पे जब दिसंबर में पहली बार जब इसके नीचे क्लोजिंग आई, तब भी मैंने आपको जो है वो यहाँ पे चेताया था कि भाई ये 9 EMA के नीचे क्लोजिंग आ रही है, तो यहाँ पे सावधान हो जाना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं मार्केट जो है एक बड़े टाइम फ्रेम के करेक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो एक तो रीज़न हो गया प्रॉफिट बुकिंग का। दूसरा, अगर हम लोग रीज़न की बात करते हैं तो दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है यहाँ पे FIIs की सेलिंग। अभी जो बिगनर्स हैं उनको नहीं पता होगा FIIs क्या होते हैं, शॉर्ट में मैं कवर कर देता हूँ। तो दोस्तों मार्केट में मेनली 2 तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक FIIs होते हैं, एक DIIs होते हैं, ठीक है। तो FIIs का मतलब क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और DIIs का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड को DIIs में कंसीडर किया जाता है, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ मतलब म्यूचुअल फंड्स नहीं आते, उसमें और भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बट मेजरली बोले 80-90% तो उसमें जब DIIs बोला जा रहा है तो उसका मतलब म्यूचुअल फंड्स ही होता है। और FIIs क्या होते हैं, फॉरेन के हेज फंड्स होते हैं, फॉरेन के FPIs होते हैं, और बाहर के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो FIIs में काउंट होते हैं। तो दोस्तों FIIs की तरफ से कंटिन्यूस हमारे मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर इसका एक डेटा मैं आपको दिखाऊं तो आप पूरा यहाँ पे जो डेटा है ना वो देख सकते हो, ठीक है। तो फरवरी 2024 से डेटा है, पहले लोग ना छोटी मोटी सेलिंग कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, फरवरी 2024 से देखो 15,000 करोड़ की सेलिंग, ये कैश मार्केट का डेटा है, फिर 3,000 करोड़ की बाइंग, फिर 35,000 करोड़ की सेलिंग, 42,000 करोड़ की सेलिंग, फिर छोटी मोटी बाइंग भी आ रही थी। पर दोस्तों अक्टूबर से जो इन्होंने मार्केट को ठोकना शुरू किया, अगर आप देखोगे अक्टूबर में एक बहुत बड़ा आंकड़ा आया, बहुत बड़ा आंकड़ा। ये आंकड़ा है 1,14,000 करोड़ की सेलिंग का। मोटा मोटी तौर पे अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे जो आंकड़ा आया है 1.15 लाख करोड़ की सेलिंग, ठीक है, 1.15 लाख करोड़ की सेलिंग। ये जो है FIIs ने की है किस महीने में, ये इन्होंने की है अक्टूबर के महीने में। फिर नवंबर में देखोगे तो 45,000 करोड़, फिर अगर आप दिसंबर में देखोगे 16,000 करोड़, और जनवरी में तो हद ही कर दी भाई 74,000 करोड़। और यहाँ पे कितने टाइम में आप देख सकते हो, पहली बार ऐसा हुआ कि 4 महीने में FIIs हमेशा नेट सेलर है, बाय कर ही नहीं रहे, सेल पे सेल, सेल पे सेल, सेल पे सेल किए जा रहे हैं। अभी सवाल ये आता है कि भाई ये FIIs वाले जो हैं ये सेल क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या दुश्मनी है इनको हमारे मार्केट से जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअसली हमारे मार्केट में सेलिंग करते जा रहे हैं। हालांकि DIIs उसके सामने बाय करके सपोर्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, पर यहाँ पे लोग कंटिन्यूअसली लगातार 4 महीने से डेली आके बेच रहे हैं। अगर मैं आपको डेली का डेटा दिखाऊं, ये जो आप डेटा देख रहे हो ये मंथली डेटा है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, आपको डेली का डेटा दिखाता हूं FIIs का। यहां पे अगर आप चेक करते हो ना, 27 दिसंबर के बाद आपको कोई एक दिन दिख रहा है जब बाइंग हुई हो। सिर्फ 2 जनवरी को अगर हम लोग छोड़ दें तो पिछले पूरे 1 महीने में भाई एक बार भी बाइंग नहीं की इन्होंने। कैश मार्केट की अगर बात करूं, एक भी दिन बाइंग नहीं की। अगर मैं दिसंबर की बात करता हूं, दिसंबर में कुछ कुछ दिनों में इन्होंने छोटी मोटी बाइंग की है, बट वो सेलिंग के सामने इनसिग्निफिकेंट है। जनवरी में तो हद ही कर दी, 2 जनवरी को छोड़ के एक भी दिन बाइंग नहीं की। यहाँ पे 30-31 दिनों में से, मतलब 20-25 ट्रेडिंग सेशन होंगे, उसमें से यहाँ पे 25 में से एक ही सेशन में सिर्फ बाइंग हुई है। तो ये लोग दबा के बेचे जा रहे हैं। अभी सवाल ये आता है भाई इनको क्या दुश्मनी है हमारे मार्केट से, मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आप एक काम करो, निफ्टी का चार्ट देखो, और यहाँ पे आपको क्या करना है, निफ्टी के चार्ट में आपको ना एक डेट याद रखनी है। वो डेट है 13 जनवरी की। 13 जनवरी से लेके अभी तक की जो निफ्टी की परफॉर्मेंस है, इसको जरा आप नोट कर लो। 13 जनवरी आप कहोगे भाई 13 जनवरी से क्या लेना देना, बताता हूँ, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। 13 जनवरी से लेके अभी तक की निफ्टी की परफॉर्मेंस कितनी है, -1.2%। इसको याद रखना, मैंने लिख भी दिया एक बार के लिए। ये निफ्टी की परफॉर्मेंस है 13 जनवरी के बाद की, ठीक है। और अभी मैं एक काम करता हूँ, आपको लेके चलता हूँ डाउ जोन्स पे। अभी आप कहोगे भाई ये क्या है, जो लोग बिगनर्स है, तो डाउ मैं बता दूं, जैसे हमारे निफ्टी 50 होता है, सेंसेक्स 30 होता है, वैसे अगर आप देखोगे तो यूएस का एक इंडेक्स है डाउ 30, ठीक है। तो वो वहाँ के टॉप जो 30 शेयर्स हैं उनसे बना हुआ है। अगर आप डाउ का 13 के बाद का रिटर्न देखोगे तो आप ज़रा चेक करो, 13 का इसका जो लो था, ठीक है, वो था यहाँ पे
कितना 41,800 के आसपास में, ठीक है। और करंटली डाउ कहाँ पे चल रहा है, करंटली डाउ चल रहा है 44,400 के आसपास में, ठीक है। 44,400 माइनस अगर हम लोग करते हैं 41,800 तो वहाँ के लो से डाउ जो है करंटली 2600 पॉइंट बढ़ चुका है। 2600 पॉइंट डिवाइडेड बाई 41,800 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो वहाँ से जो डाउ है वो +6% बढ़ चुका है। डाउ ने क्या किया कि +6% जो डाउ है वो बढ़ चुका है यहाँ पे, ठीक है। और हमारे मार्केट ने क्या किया, हमारा मार्केट 1.25% गिरा है। यानी कि यूएस मार्केट के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो एक ना यहाँ पे डाइवर्जन बन गया है, और वो डाइवर्जन भी छोटा मोटा नहीं है। सिर्फ अगर मैंने आपको जो डेटा दिखाया है, कितने दिनों का डेटा दिखाया, ये कितने सेशन है, सिर्फ 10 दिनों में यहाँ पे डाइवर्जन बन गया है मार्केट में क्लोज टू 7% का, मोर देन 7% का डाइवर्जन सिर्फ 11 दिनों में बन गया है। अभी दोस्तों हो पता है क्या रहा है, करंटली जो यूएस मार्केट है ना वो पूरी दुनिया की मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, और हमारा मार्केट जो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो क्या होता है कि बाहर के जो हेज फंड्स हैं, बाहर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पेंशन फंड हैं, जो भी फंड है, वो जब हमारे देश में पैसा लगाते हैं ना, ठीक है, तो वो लोग किस लिए लगाते हैं पैसा, वो लगाते हैं पैसा रिटर्न्स बनाने के लिए, और उनको डेली मंथली अपनी जो परफॉर्मेंस है रिपोर्ट करनी पड़ती है। जैसे हमारे म्यूचुअल फंड्स की डेली बेसिस पे एनएवी आती है, वैसे उनके हेज फंड्स की भी वैल्यू आती है, म्यूचुअल फंड्स की एनएवी आती है। तो जब वो देखते हैं कि भाई इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो लगातार गिर रहा है और यूएस वाला बढ़ रहा है, तो लोग उनको गाली देते हैं कि साला तुमने यहाँ क्यों नहीं लगाया, हमारा मार्केट बढ़ रहा है, तुम वहाँ जाके पैसे लगा रहे हो। तो इस तरीके की दोस्तों कहानी होती है। ये अभी आप कहोगे भाई सिर्फ 5-7 दिन के डेटा से क्या होता है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको मंथली चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। तो हमारा जो मार्केट है मैं आपको दिखा चुका हूं कि हमारा मार्केट ऑलरेडी जो हाई है, वो हाई से अगर आप देखोगे तो हमारा मार्केट 13% डाउन है, ठीक है, ये क्लियर है। बट हम लोग एक काम करते हैं, डाउ देखते हैं ये अपने हाई से कितना डाउन है। तो अगर हम लोग डाउ देखते हैं इसके हाई से, तो इसका हाई कितना है, इसका हाई है 45,000 का, और ये अपने हाई से कुछ खास डाउन भी नहीं है, 2-3% डाउन है, और हमारा मार्केट 13% डाउन है। बट दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ डेली चार्ट पे, ठीक है। तो तब आपको एक कहानी पता चलेगी, और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या कहानी हो रही है जिसकी वजह से हमारे मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक काम करना है, निफ्टी का जो हाई जिस दिन लगा है उस दिन को आपको नोट करना है, ध्यान से समझना। निफ्टी का हाई जिस दिन लगा है उस दिन को नोट करना है, यहाँ पे उस दिन को नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये दिन कब है, ये दिन है सितंबर 27, ठीक है, 27 सितंबर को निफ्टी का हाई लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी तो 13% गिर चुका है, इसको याद रखना। अभी वापस से चलते हैं डाउ पे, और 27 सितंबर को डाउ देखते हैं कि भाई क्या कारनामा कर रहा था ये, ठीक है। सितंबर में 27 सितंबर में चलता हूँ, 27 सितंबर, ठीक है, ये रहा 27 सितंबर। 27 सितंबर को डाउ की वैल्यू कितनी है, 27 सितंबर को डाउ की वैल्यू है 42,200, और अभी डाउ की वैल्यू कितनी है, अभी डाउ की वैल्यू है 44,400। तो मैं क्या करता हूँ, 44,400 माइनस में करता हूँ 42,200 बराबर कितना आता है 2,200, ठीक है। 2,200 डिवाइडेड बाई अगर मैं करता हूँ 42,200 मल्टीप्लाइड बाई 100 करता हूँ, तो अगर आप देखोगे एक बड़े टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम से हमारा मार्केट जो है, जिस लेवल से हमारा मार्केट कितना गिर चुका है, हमारा मार्केट उस लेवल से गिर चुका है भाई 13%, ठीक है। अगर मैं 27 सितंबर की बात करूं तो हमारा जो मार्केट है वो यहाँ पे 13% डाउन है, -13% है, और उनका मार्केट कितना है, उनका मार्केट है +5%। तो अगर आप इस लेवल पे देखोगे तो जो डाइवर्जन है, ठीक है, वो बन गया है तकरीबन 18% के आसपास में। अभी 10 दिन का देखा तो 7% बन रहा था, पर अगर मैं 4 महीने का डेटा देखता हूँ तो ये जो डाइवर्जन है ये बन जाता है तकरीबन 18% का, और ये 18% का भी नहीं है, ये मोर देन 20% का है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसका रीज़न आप लोग समझना, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है दोस्तों हमारी करेंसी का डेप्रीशिएशन। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी जो निफ्टी है वो आपको कितना डाउन दिख रहा है, निफ्टी आपको दिख रहा है 13% डाउन, पर क्या आपको पता है जो आदमी अमेरिका में बैठा है उसके लिए निफ्टी कितना डाउन है। आप कहोगे भाई इसका क्या मतलब हुआ, उसके लिए भी तो 13% डाउन होगा। नहीं, मुझे एक चीज़ बताओ, क्या इंडियन मार्केट में जो पैसा है वो डॉलर में लग सकता है क्या, ठीक है। अगर कोई आदमी कहे कि भैया मैं डॉलर लेके आ रहा हूँ और डॉलर मैं इंडियन मार्केट में लगाऊंगा, लग सकता है, नहीं लग सकता।
डॉलर को पहले रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपए में कन्वर्ट करने के बाद में डॉलर लगेगा हमारे मार्केट में। अभी आप कहोगे कि भाई वो पैसा डॉलर में लगाएं चाहे रुपए में लगाएं, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जिसको दोस्तों बोलते हैं डोलेक्स। अभी आप कहोगे भाई ये डोलेक्स क्या है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये है दोस्तों S&P डोलेक्स 30, ठीक है, और ये हमारे BSE का ही एक इंडेक्स है, ठीक है। अब ये डोलेक्स क्या है इसको खोलता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपको सेंसेक्स तो पता है ना कि सेंसेक्स क्या होता है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये भी बताने की ज़रूरत है तो आपको फिर बेसिक सीखना पड़ेगा, बट कोई दिक्कत नहीं भी आता तो मैं बता देता हूँ यार। तो यहाँ पे सेंसेक्स नाम का एक इंडेक्स है जिसको बोलते हैं सेंसेक्स 30। क्या बोलते हैं इसको? सेंसेक्स 30। इसको S30 लिख देता हूँ, पूरा लंबा ना लिखना पड़े इसलिए, ठीक है। सेंसेक्स 30 जो है ये हमारी देश की 30 सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं, और यहाँ पे BSE का ही एक इंडेक्स है जिसको कहते हैं डोलेक्स 30। अब ये डोलेक्स 30 क्या है, कैसे काम करता है, ये पूरा खोलता हूँ मैं आपको और मैं आपको बताता हूँ। तो डोलेक्स का मतलब क्या है कि जो सेंसेक्स है ना उसको डॉलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये सेंसेक्स का डॉलर वाला वर्जन है, यानी कि कोई अगर फॉरेनर है उसको देखना है कि सेंसेक्स जो है वो US की करेंसी में कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो डोलेक्स 30 दिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डोलेक्स 30 की हम लोग वैल्यू की बात करते हैं तो डोलेक्स 30 का जो हाई है वो देख सकते हो कितना है, 8440 का है। ध्यान से देखना, 8440 का डोलेक्स 30 का हाई, और करंट इसका लेवल कितना है? करंट इसका लेवल है 7160 का, ठीक है। ये इसका लेवल हो गया, तो टोटल ऊपर से कितना गिर चुका है? 1280 पॉइंट जो है वो डोलेक्स गिर चुका है। 1280 पॉइंट डिवाइडेड बाई अगर मैं करता हूँ कितना है ये, 8440, एग्जैक्ट निकालते हैं, डिवाइडेड बाई 8440 करता हूँ मैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100 करता हूँ, तो ऊपर से डोलेक्स कितना टूट चुका है? हमारा मार्केट टूटा है सिर्फ 13%, और डोलेक्स कितना टूट चुका है? डोलेक्स टूट चुका है यहाँ पे 15%। आपको दिखेगा कि 2% डोलेक्स एक्स्ट्रा टूटा है। क्यों? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न दोस्तों ये है यहाँ पे कि हमारी जो करेंसी है ना वो भी यहाँ पे जो है वो डेप्रीशिएट हो रही है, ठीक है। ना सिर्फ हमारा मार्केट गिर रहा है बल्कि हमारी करेंसी भी डेप्रीशिएट हो रही है। अगर हम लोग करेंसी की बात करते हैं, रुपए की बात करते हैं, USD INR की बात करते हैं, इंडियन रुपया, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि USD INR का मैं आपको चार्ट यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहले तो ये स्टेबल चल रहा था, फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अक्टूबर जब से हमारा मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ तब से अगर मैं देखता हूँ हमारी करेंसी को, रुपए को, तो रुपया जो है तब के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 83, 83.5 के आसपास में था, और 83.5 से इसने 87 का हाई बनाया, करंटली 86 के आसपास में है। नीचे से अगर आप देखेंगे 4 रुपये डेप्रीशिएट हो चुका है। 4 रुपये अगर आप देखोगे 83 की चीज़ पे मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये होता है मोटा मोटी 5% के आसपास में हमारा जो रुपया है पिछले 4 महीने में डेप्रीशिएट हो चुका है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि रुपया ना पहले एक बार स्टेबल हो गया था। अगर आप देखोगे 22 में, 23 में और 24 में भी डेप्रीशिएट नहीं हुआ था, वो एक साथ में ना एक कंसोलिडेशन में चला गया था। कंसोलिडेशन के बाद में फिर एकदम से डेप्रीशिएट हो रहा है। इसका इफेक्ट भी हमारे मार्केट पे पड़ रहा है। क्यों? उसका रीज़न क्या है कि जब FIIs वाले क्या है कि जब वो हमारे मार्केट में पैसा लगाते हैं, समझो वो लेके आते हैं $1 लगाने के लिए, ठीक है, $1 उन्होंने लगाया, समझो उन्होंने $1 लगाया 83 रुपये के रेट पे, ठीक है। अब उनको क्या करना है कि भाई यहाँ पे माल बेचना है, समझो उन्होंने बेचा माल, ठीक है, और माल बेच के उसको वापस से कन्वर्ट करना है डॉलर में, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ेगा? पहले उन्होंने $1 दिया, उनको 83 रुपये मिले। अब अगर रेट हो गया 86 रुपये का, समझना इस बात को, अभी रेट हो गया अगर 86 रुपये का, उनको वापस से माल बेच के जाना है तो उनको डॉलर कितने मिलेंगे? उनको डॉलर मिलेगा 1। आप कहोगे भाई उनको तो फ़ायदा हो गया, बढ़ गया। नहीं, फ़ायदा हमें होगा, नुकसान उनको हो गया। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या हुआ, कहानी समझो कि पहले उनको $1 के बदले 83 रुपये मिल रहे थे, ठीक है। या इसको उल्टा समझो आप, ये नहीं मैंने गलत बोल दिया। पहले उनको 83 रुपये के बदले $1 मिल रहा था, सिर्फ 83 रुपये दे के $1 मिल रहा था। अब उनको 86 रुपये देने पड़ रहे हैं $1 लेने के लिए, यानी कि अपनी अगर देश में वो पैसा लेके जा रहे हैं तो वो पैसे की वैल्यू कहीं ना कहीं उनके लिए कम हो गई। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस FIs की वजह से जो है सेलिंग प्रेशर है, जिसकी वजह से मार्केट गिरता जा रहा है, ठीक है। तो उसका जो मेन सबसे बड़ा रीज़न है वो है यहाँ पे US मार्केट का और हमारे मार्केट का एक डाइवर्जन। रिसेंटली ही क्या है, पहले हुआ क्या, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अब आप कहोगे कि क्या भाई हमारा मार्केट जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, अंडर परफॉर्म कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि दोस्तों कुछ ना साइकिल्स होते हैं, ठीक है।
कुछ कुछ साइकिल्स होते हैं। पहले एक ऐसा साइकिल था जब हमारा मार्केट ऊपर जा रहा था और यूएस का मार्केट नीचे जा रहा था, ठीक है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे। अब इसका उल्टा हो रहा है कि हमारा मार्केट जो है वो तो नीचे जा रहा है और यूएस का मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे डबल एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक मेन मोटा रीज़न है हमारे मार्केट के गिरने का। तो ये रीज़न देखते हैं कब तक ये स्टेबलाइज होता है। इसके दो कहानियाँ हो सकती हैं, या तो हमारा मार्केट जो है वो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गिर जाए, फिर यहाँ पे वैल्यूएशंस करेक्ट होंगे, ठीक है, या फिर अगर यूएस मार्केट जो है गिरना स्टार्ट कर दे, फिर ये डाइवर्जन थोड़ा कम हो सकता है कि हमारा मार्केट थोड़ा खड़ा रहे, यूएस का मार्केट गिरे। बट दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देने वाली है, वो ये है कि आज की डेट में मतलब ये डाइवर्जन तो आगे चल के कम होगा धीरे धीरे करके, पर यहाँ पे आप कहानी ये समझो कि आज जो मार्केट गिरा है उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता सकता था, बट आपको ये जो अगर थ्योरी पता नहीं होती तो आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आज जो मार्केट गिरा है इसके गिरने का रीज़न पता है क्या है, जो इतनी बड़ी गिरावट आई है इसका रीज़न ये है कि कल यूएस का मार्केट गिरा था, ठीक है। मार्केट हमारा मार्केट बढ़ते टाइम यूएस को फॉलो नहीं कर रहा, गिरते टाइम फॉलो कर रहा है। कल अगर आप लोग देखोगे कल के सेशन में, तो कल के सेशन में भाई यूएस का मार्केट यहाँ पे गिरा था, ठीक है, ज़्यादा नहीं गिरा था, बिल्कुल एक हल्की सी गिरावट थी और उस गिरावट की वजह से, ठीक है, हमारा मार्केट जो है वो गिर गया, ठीक है। तो अभी आप ये समझो कि पिछले 10-11 दिनों से क्या हो रहा है कि यूएस मार्केट ऊपर जा रहा है और हमारा मार्केट खड़ा हुआ है, ठीक है। पर आप ये समझो कि अगर यूएस का मार्केट गिरना स्टार्ट कर दे तब हमारे मार्केट का क्या हाल होगा। और ये वही भूकंप है जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर यूएस का मार्केट तगड़े तरीके से गिरना स्टार्ट कर दे क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास में है, तो वो हमारे निफ्टी को 20,000 तक भी लेके जा सकता है। और अगर उसकी गिरावट नहीं रुकती है तो मे बी 20,000 के नीचे भी निफ्टी को लेके जा सकता है। अभी सवाल ये आता है कि भाई अभी इस कंडीशन में मार्केट में क्या करना चाहिए। तो सभी तरीके के लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। अभी सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कि मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हैं। पहले लोग वो जो डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हैं। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट आपके स्टॉक्स के ऊपर तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ, ठीक है, वो ये है कि अगर आपके पास में क्वालिटी स्टॉक्स हैं, वो आपको क्वालिटी स्टॉक्स की पहचान होनी चाहिए, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपके पास में क्वालिटी स्टॉक्स हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्वालिटी स्टॉक्स को नीचे एवरेज भी किया जा सकता है। पर यहाँ पे एवरेज का मतलब मेरे कहने का ये नहीं है कि आपके पास में पोर्टफोलियो में समझो 20 शेयर हैं, उसमें से एक बहुत ज़्यादा गिर गया तो पूरा का पूरा पैसा उस एक में डाल दो। एवरेज का मतलब ये कि पोर्टफोलियो को एवरेज किया जा सकता है, ठीक है। मार्केट में वो लेवल्स आ गए कि जब पोर्टफोलियो में एक एक्स्ट्रा पैसा ऐड किया जा सकता है। पूरे पोर्टफोलियो में जितने स्टॉक्स हैं सभी में एक पैसा डाल दिया, उस तरीके से एवरेजिंग की जा सकती है, ठीक है। तो वो लेवल्स हैं मार्केट में। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है वो बंद नहीं होने वाला, मार्केट डूबने वाला नहीं है। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे जाता रहता है, तो इन्वेस्टर को डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल को समझो मार्केट 20,000 भी आ जाता है तो भाई क्या दिक्कत की बात है, ज़िंदगी भर 20,000 रहेगा क्या? वापस से कभी 26,000 का लेवल कटेगा नहीं क्या? वापस से मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट जो है हमेशा, आप ये याद रखो, मंदी में मार्केट 30,000 भी जाएगा, निफ्टी 50,000 भी जाएगा, निफ्टी 1,00,000 भी जाएगा। बस वो क्या है, मैटर ऑफ टाइम है, ठीक है। तो जब आपके दिमाग में विजन है कि भाई लॉन्ग टर्म में निफ्टी 1,00,000 भी जाएगा, तो फिर आप 2-4 हज़ार पॉइंट की गिरावट से क्यों घबराते हो? और गिरावट में तो जो एक्चुअल इन्वेस्टर है उसको खुश होना चाहिए कि भाई सस्ते रेट पे खरीदने का मौका मिल रहा है। जो एक्चुअल इन्वेस्टर है उसको मज़ा ही तब आता है जब मार्केट गिरता है, ठीक है। तो मेरी इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखो। फिर दूसरे लोग वो आते हैं जो कि डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा भाई मैं अपनी एसआईपी क्या करूं, बंद करूं, कंटिन्यू करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो म्यूचुअल फंड वाले लोगों को बिल्कुल यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में अगर आप हमारी टीम की गाइडेंस लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो, हम भी आपको गाइड कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप हमारी टीम की गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे उसकी आपको ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। और मैं अपनी पर्सनल म्यूचुअल फंड जर्नी भी टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिलती रहती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी कभी लिंक के ऊपर क्लिक कर लो और सभी अपडेट्स के साथ में जुड़े रहो। वहाँ पर मैं अपनी पर्सनल म्यूचुअल फंड जर्नी भी शेयर कर रहा हूँ, वो भी आप जो है वो देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके अलावा तीसरे जो लोग हैं वो हैं यहाँ पे
जो लोग यहाँ पे मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो भाई मार्केट में ट्रेडर्स के लिए वोलेटिलिटी बढ़ गई है, आपके मज़े हैं यहाँ पे, तो भाई मज़े लो बढ़ी हुई वोलेटिलिटी के, बढ़िया पैसा बनाओ। बट इस वोलेटिलिटी के माहौल में क्वांटिटीज़ कम रखो, जोश जोश में ज़्यादा क्वांटिटी मत लो, उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखो। और चौथे लोग जो मार्केट सीख रहे हैं, मार्केट सीखने के लिए बढ़िया टाइम है। बियर मार्केट में अगर आप सीखते हो मार्केट में काम करना, तो फिर बुल मार्केट में आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनते हो, कहीं ना कहीं आप अच्छा सीखते हो मार्केट में, तो आपके लिए भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कहीं ना कहीं। और लास्ट में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और वीडियोस के लिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।